गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सीरीज में हम सुबह टाइम आप जानते हैं ईवीएस की क्लास रहती है। तो आज ईवीएस की क्लास में कल कुछ पार्ट उसमें रिमेनिंग रह गए थे। जो पार्ट 9 मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ पार्ट छूट गए थे। उसी क्रम में आज पढ़ाते हुए पार्ट 10 में उन चीज़ों को कवर किया जाएगा। साथ में कुछ और टॉपिक्स के डिस्कशन किए जाएंगे। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आयोडीन। आयोडीन आयोडीन की कमी जब होती है तो कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है। आयोडीन की कमी घेंघा रोग को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। उत्पादन। आयोडीन का उत्पादन किसमें होगा? समुद्री मछली में, समुद्री केकड़ा में, समुद्री शैवाल में। ठीक है। नोट। इसी कारण से क्या होता है कि जितने लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समुद्र के पास ही समुद्री मछली, समुद्री केकड़ा और समुद्री शैवाल आसानी से मिल जाते हैं। सेकंड नोट पॉइंट क्या है कि ज्यादातर पर्वतीय लोगों को होता है, क्योंकि पर्वतीय लोगों के पास ना तो समुद्री मछली होता है ना समुद्री केकड़ा होता है। अब अगर वो आयोडीन नहीं खाएंगे तो उन्हें क्या होगा? उन्हें घेंघा रोग हो सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आयरन। आयरन। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से रक्त की कमी हो जाती, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। एनीमिया के लक्षण क्या हैं? सांस का तेजी से फूलना, काम करने में मन न लगना, आलस्य अधिक होना, चक्कर आना। ठीक है। एनीमिया का अगर दिक्कत है तो सांस तेजी से फूलने लगेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, आलस्य अधिक होगा और चक्कर अधिक आएगा। ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए हमें कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जैसे पालक हो गया, बथुआ, चौराई, आंवला, गुड़ और तिल। ठीक है। इन सब में क्या होता है? इन सब में एनीमिया को दूर करने का भरपूर मात्रा में एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन आयरन जो है वो उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कैल्शियम। कैल्शियम। सबसे पहले हम समझेंगे कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो कैल्शियम की कमी से दांत एवं हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। और इसका इसका स्रोत क्या है? दूध एवं दूध से बने उत्पाद अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? अब आगे डिस्कशन करें। अब इसी में आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय व्यंजन। कि अलग अलग राज्य में कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं और कौन से व्यंजन प्रसिद्ध हैं। ठीक है। पहली बात अगर कर लें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछलियाँ प्रसिद्ध हैं। सरसों के तेल और उस तेल में बनी मछलियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। गोवा। गोवा, केरल और तमिलनाडु में अगर बात करें तो नारियल के तेल में मछलियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे मछलियों को नारियल के तेल में पकाया जाता है और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को पकाया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि याद कैसे रखें कि सरसों के तेल में बनी मछलियाँ प्रसिद्ध हैं। तो सर, यहाँ पे अगर सर रख दें तो आपके सर पर क्या है? जम्मू कश्मीर है। भाई आपके सर पर क्या है? भारत के जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है सर वाला, तो उत्तरी भाग में ही आपका जम्मू कश्मीर है। तो सर पर क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर वाले क्या खाते हैं? मछलियाँ खाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है गोवा। गोवा में नारी। ठीक है। तो नारी में क्या? नारी क्या करती हैं गोवा में? गोवा में मछलियाँ ढूंढने जाती हैं। नारी क्या करती हैं गोवा? सभी लोग घूमने जाते हैं तो नारी क्या करती है? गोवा जाती है मछलियाँ ढूंढने के लिए। तो ऐसे चीज़ों को याद करने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात में क्या प्रसिद्ध है? गुजरात में ढोकला और लेमन राइस, यही दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है। पूरन पोली। पूरन की पोली क्या होती है? ये चने की दाल की रोटी होती है। ठीक है। चने की दाल की जो रोटी बनाई जाती है उसी को बोलते हैं पूरन पोली। ठीक है। महाराष्ट्र में क्या क्षेत्रीय व्यंजन है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस है
बड़ा पाव या पाव भाजी जो है महाराष्ट्र में खाया जाता है। ठीक है। पं, पंजाब में सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत फेमस है। ठीक है। वहाँ पे सरसों का साग बनाया जाता है और मक्के की रोटी बनाई जाती है। तो वो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल बोला जाता है, तो अरहर की दाल के साथ क्या मिलाएंगे? गेहूं। गेहूं से बना बाफला दाल और घी। कहाँ पे खाना प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य में क्या करेंगे? गेहूं से बना बाफला और तुअर की दाल और उसमें घी मिलाकर अच्छे से खाते हैं। ठीक है। नागालैंड में, अब नाग लोग क्या करते हैं? नाग लोग क्या करते हैं? बांस की कोपल पे बैठे रहते हैं और खाते क्या है? मोमोज। तो नागालैंड में बांस की कोपलों को खाया जाता है और मोमोज बहुत फेमस है। केरल, केरल में खाया जाता है टेपियोका और क्या खाया जाता है? नारियल खाना पसंद है। ठीक है। असम में क्या खाया जाता है? असम में खाया जाता है चेवा चावल और बोरा चावल। चेवा चावल और बोरा दोनों एक दूसरे के समान दिख रहे हैं तो सम है। तो चेवा चावल और बोरा चावल कहाँ पे होगा? असम में खाया जाता है। हांगकांग, हांगकांग में अगर हम बात करें तो हांगकांग में हम खाते हैं क्या? लिंगुफेन, सांपों का मांस खाया जाता है। कहाँ पे? हांगकांग में। दक्षिण भारतीय व्यंजन क्या है? दक्षिण भारतीय व्यंजन है नारियल, इडली डोसा, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। तो ये सब दक्षिण भारत में आते हैं। तेलंगाना हो गया। तो इडली डोसा सांभर जो खाया जाता है कहाँ पे? दक्षिण भारत में का प्रमुख व्यंजन है। उत्तर भारत के प्रमुख व्यंजन क्या है? तो गेहूं के बने जो उत्पाद होंगे वही क्या होंगे? उत्तर भारत के प्रमुख व्यंजन है। ठीक है। दक्षिण भारतीय व्यंजन क्या है? चावल के उत्पादों के बने चीजें दक्षिण भारत में फेमस है। ठीक है। अब देखिए कौन सी चीज कहाँ से आई है इसके बारे में बात कर लें। मिर्च, पुर्तगाली। तो मिर्च लगने पर क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? गाली देने लगते हैं। तो पुर्तगाली क्या लेके आए? मिर्च लेके आए। मिर्च लगने पर लोग गाली देने लगते हैं। तो मिर्च कौन लेके आया? पुर्तगाली। भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से। भिंडी कैसी लगती है? फीकी लगती है। भिंडी बिना नमक के खाएं तो फीकी लगती है। तो फीका, भिंडी लगती है फीका। तो अफ्रीका में क्या, अफ्रीका से क्या लाया गया है? भिंडी भारत में लाई गई थी उगाने के लिए। ठीक है। गोभी मटर यूरोप। ठीक है। रोप, रोप कर दो गोभी और मटर को, रोपण कर दो। ठीक है। तो रोप, रोप इससे यूरोप हो गया। सोयाबीन, बीन, बीन कहाँ बजाई जाती है? चीन में। ठीक है। बीन कहाँ पे बजाई जाएगी? चीन में बजाई जाएगी। तो सोयाबीन अ, फसल को जो लाया किसने लाया था? चीन ने सबसे पहले, यानी चीन से ही भारत में आया था। ठीक। अब कुछ महत्वपूर्ण पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। केला, केला जो है जड़ी बूटी बीज देने वाला पौधा है। केला जो है जड़ी बूटी बीज देने वाला पौधा है। या कभी लकड़ी का तना नहीं होता है। ठीक है। ये तने के रूप तना होता है लेकिन लकड़ी का ठोस तना नहीं होगा। ताड़ का तेल, ताड़ के तेल को वनस्पति तेल कहते हैं। यह तेल ताड़ के फल के मध्य फल भित्ति से बनाया जाता है। ठीक है। जो ताड़ का मध्य फल भित्ति होगा उसी से बनाया जाएगा वनस्पति तेल। तेल का उपयोग खाद्य प्रसाधन में करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं और जैव ईंधन में किया जाता है। ठीक है। और 2014 में जो इसका उत्पादन किया ताड़ के तेल का, वो 33% उत्पादन किया गया था। ठीक है। गंध इसकी कैसी होगी? तो गंध इसकी होती है तीखी। ताड़ का तेल जो होता है इसका गंध होता है तीखा। ठीक है। स्वाद कैसा होगा? स्वाद होता है मीठा। ठीक है। ताड़ के तेल में संतृप्त वसा की उच्च दर मिली होती है। और संतृप्त वसा आप जानते हैं क्या होती है? संतृप्त वसा नुकसान करती है, शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती है। उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? अंधे लोग नाटक करते हैं ताड़ का तेल पीने में। ठीक है। अंधे लोग नाटक करते हैं ताड़ का तेल पीने में। ठीक है। सरसों का तेल, अब बात करते हैं सरसों का तेल। तो सरसों के तेल को दाबित तेल कहा जाता है। पहली चीज क्या कहा जाता है? सरसों के तेल को दाबित तेल कहते हैं। उपयोग इसका किस में करते हैं? तो खाना पकाने में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है सरसों के तेल को। सरसों को पीसकर बनाएंगे कैसे? सरसों को पीसकर पानी में मिलाकर वाष्पशील तेल को आसवन करके तेल निकाला जाता है, यानी आसवन विधि से तेल बनाया जाता है। यानी सरसों को पीसकर
पानी में मिलाकर वाष्पशील तेल को आसवन करके तेल निकाला जाता है। शुद्ध सरसों के तेल का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो शुद्ध तेल है उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होगा वो 480 डिग्री फ़ारेनहाइट या 250 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। शुद्ध सरसों के तेल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो लगभग 4080 डिग्री फ़ारेनहाइट से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, यानी जो शुद्ध सरसों की गंध होगी। ठीक है। रोग, अगर सरसों का तेल कम हो जाए, ठीक है, तो ड्राप्सी रोग, यानी सरसों के तेल से होता है ड्राप्सी रोग। इसे इरूसिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सरसों में पाया क्या जाता है, इरूसिक। सरसों इरूसिक, सरसों क्या है, सिक है, सरसों क्या है, सिक है, तो इरूसिक अम्ल जो पाया जाएगा सरसों में पाया जाएगा। फेफड़ों के कैंसर के खतरे बढ़ा देता है। ठीक है, सरसों का तेल क्या करता है, फेफड़ों के कैंसर के खतरे बढ़ा देता है। हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ज़्यादा मात्रा में अगर खाएंगे तेल तो हृदय स्वास्थ्य को भी क्या करेगा, प्रभावित। अगला आता है मूंगफली का तेल। तो प्राकृतिक रूप से मूंगफली का जो तेल होता है वो संसाधित तेल होता है। ठीक है, कैसा तेल होता है, संसाधित तेल। कोल्ड स्क्वीजिंग विधि का उपयोग करके इसे प्राप्त करते हैं। मूंगफली का जो तेल मिलता है वो कोल्ड स्क्वीजिंग विधि का प्रयोग करके ही मिलता है। क्या करके, कोल्ड स्क्वीजिंग विधि द्वारा हम मूंगफली के तेल को प्राप्त करते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जो मूंगफली का होता है वो कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। हृदय को बेहतर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मूंगफली का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, किसका तेल, मूंगफली का तेल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में भी मूंगफली का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, कल अब हम बात करेंगे खाद्य परीक्षण की विधियां, खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करें। ठीक है, भोजन पकाने की विधि कौन कौन सी विधियां हैं, अनाजों को संरक्षित कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है। आशा होगी आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ईवीएस आपका लगभग 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो, जो कि केवीएस एग्जाम में आ पाते हों, उनके बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।